वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन लोगों के लिए लेके आया मैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नामकरण हो गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। हमने सारी पार्टनरशिप के बारे में समझा, बट हम लोग अब एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, भाई क्या नाम है उसका, तो यहाँ पे नाम हम लोग देखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये उस समय की बात है जब यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुआ करती थी और ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और वो कोई ना कोई बिजनेस में यहाँ पे इन्वॉल्व होती थी। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक फैमिली का कोई ना कोई सबसे बड़ा बंदा या सबसे जो एल्डेस्ट होगा, सबसे जो बुजुर्ग होगा, वो मेल मेंबर जो है वो ये पूरे बिजनेस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करता होगा। और यही बिजनेस आगे जो भी यहाँ पे हेरिडिटरी आते जा रहे होंगे, लोग जुड़ते चले जा रहे होंगे फैमिली में, वही ये बिजनेस को लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये पुराने जमाने से हमारे यहाँ चल रहा है बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले, इट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ये हमेशा बिजनेस होगा, फाउंड ओनली इन इंडिया, बट ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ये यहाँ पे, कहां पे भाई, हमारे भारत में, मतलब इंडिया में। बाकी सब जगह ये नहीं मिलेगा। चलिए, क्योंकि नाम में ही लिखा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो हिंदू मैक्सिमम कहां पे है भाई, तो हिंदुस्तान में है, इसीलिए ये बिजनेस भी कहां मिलेगा दोस्तों, हमें हिंदुस्तान में मिलेगा। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरीड बाय मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैरी करके कौन चलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि अभी तक के न्यूक्लियर नहीं हुई, और यहाँ पे जो पूरी फैमिली है वो एक साथ रहती है, यूनाइट होकर यहाँ पे रहती है। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, बट इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है जिसको कहा गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये याद रखना है एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए आपको कोई अलग से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। इस फैमिली में अगर आपका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के आप क्या बन गए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट बन गए। आगे हम लोग बात करते हैं, and the 3 successive generations can be member in the business. back to back 3 successive generation जो आती चले जाएगी, वो सब इस बिजनेस का क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे पार्ट होगी। चलिए, यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई है अब कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, न्यूक्लियर फॉर्म में ना जाए, उसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। ये जो बिजनेस है कंट्रोल करेगा हेड ऑफ द फैमिली। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एचओडी हम लोग जिसको कहते हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसी तरीके से यहाँ फैमिली जो है उसको हम लोग, फैमिली के जो हेड है उसको कहेंगे हेड ऑफ द फैमिली। हु इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर एंड इज कॉल्ड द कर्ता। वो जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे कर्ता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये पूरा बिजनेस चलाने का काम कौन करता है, तो वो करते हैं भाई यहाँ पे कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स, बट फायदा यह है कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़ेंगे उन सब की यहाँ पे इक्वल ओनरशिप राइट्स होगी। मतलब ना तो कोई सुपीरियर होगा, ना तो कोई यहाँ पे इंफीरियर होगा ओवर द प्रॉपर्टी, एंड दे आर कॉल्ड को पार्टनर्स। और इनको यहाँ कहा जाएगा को पार्टनर्स। मतलब हेड ऑफ द फैमिली को कहा जाएगा कर्ता, और उसके बाद जितने भी ओनर्स होंगे उन सबको कहा जाएगा यहाँ पे को पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये को पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, इक्वल जहां पे राइट मिल जाए ओनरशिप को, उन सबको कहेंगे यहाँ पे को पार्टनर्स। हम लोग आगे बात करते हैं, जो एचयूएफ है उसको 2 भागों में हम लोगों ने बांटा है, यहाँ पे दया भाग सिस्टम और दूसरा मितक्षरा सिस्टम। तो ये एचयूएफ जो है 2 भागों में बटा रहेगा, याद रखना है, दया भाग और मितक्षरा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं भाई। There are 2 system of HUF। आपको बताना है कि HUF जो है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, और वो जो दया भाग है और मितक्षरा है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं भैया डीएम से। कैसे याद कर सकते हैं, डीएम से। जब हम लोग इस पे आते हैं तो हम लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बताना होता है कि दया भाग सिस्टम होता क्या है। अंडर दया भाग सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली आर ट्रीटेड एज द मेंबर ऑफ HUF। दया भाग का मतलब हुआ, इसको ऐसे याद रखो कि दया भावना रखना। दया भावना रखना मतलब
मतलब सब पे बराबर दया भावना रखना, तो उस फैमिली में जो भी मेल होगा उसके लिए भी, उस फैमिली में जो भी फीमेल होगी उसके लिए भी, यहां पे सबको ट्रीट किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ HUF बिजनेस। कैसे माना जाएगा? HUF बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द वेस्ट बंगाल, बट ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। और हमें यह भी पता है कि 1911 के पहले ये ब्रिटिशर्स की कैपिटल हुआ करती थी पूरा बंगाल रीजन। आगे हम लोग बात करते हैं मितक्षरा सिस्टम की। अंडर मितक्षरा सिस्टम ओनली मेल मेंबर्स आर ट्रीटेड एज मेंबर ऑफ HUF, बट मितक्षरा में ये याद रखना है कि छोटा सा अक्षर, एक ही अक्षर में सिर्फ हम किसको लेंगे भैया? मेल को। फीमेल को यहां नहीं ले सकते, क्योंकि MALE छोटा वर्ड है, FEMALE बड़ा वर्ड है, तो छोटा वर्ड क्या है? मेल। तो मितक्षरा मतलब छोटा वर्ड, तो हमारे यहां छोटा वर्ड किसको मान लेते हैं भाई? मेल को मान लेते हैं। तो उस फैमिली में जहां पे मेल के हाथ में सारा सब कुछ रहेगा उसको कहेंगे हम लोग दोस्तों यहां पे मितक्षरा सिस्टम। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, बट आपको ये याद रखना है कि ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा मगर वेस्ट बंगाल में नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो सिस्टम है वो होगा दया भाग, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो सिस्टम होगा उसको कहेंगे हम लोग मितक्षरा सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो HUF है उसके फीचर्स क्या है, स्पेशलिटी क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो सबसे पहली बात है कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। दूसरा कंटिन्यूटी, अगर वो चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं रखेंगे। मान लेते हैं किसी कारण से कर्ता की डेथ हो जाती है, किसी कारण से को पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्या ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या वहीं रुक जाएगा? ये सब बातें हम लोग को यहाँ कंटिन्यूटी में देखनी पड़ेगी। लायबिलिटी की बात करें भैया, पैसे अर्न करते टाइम तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बट जब पैसा देने की बात आएगी, जब पेड ऑफ करना रहेगा सारी लायबिलिटी, तो क्या सब पे लायबिलिटी आएगी या कुछ लोगों पे यहाँ पे लायबिलिटी आएगी? फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब हुआ कि किसको कितनी पावर दी गई है, क्या सारी पावर कर्ता के हाथ में है या तो सारी पावर जो है को पार्टनर्स के हाथ में है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माइनर मेंबर जो कि बिलो 18 है, उन लोगों का क्या रोल रहेगा, क्या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? अगर मेंबर माने जाएंगे तो उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, और अगर मेंबर नहीं माने जाएंगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों फीचर ऑफ HUF में। एक एक चीज को अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन की। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि लगभग 2 लोगों का होना जरूरी है जिनके नाम पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी। दिस बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, बट यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कंटिन्यूअसली हेरिडेटरी क्या होता है? ट्रांसफर होता चलता है, बट यहाँ कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता रहेगी। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, बट इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो माने जाएंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के। दूसरी हम बात करते हैं लायबिलिटी पे ऑफ करने की, जो पैसा इनको देना है उसकी हम बात करें। The liability of all members in HUF is limited to their share in ancestral property। जितना उनने लिया है उसके हिसाब से उनको उतनी लाइबिलिटी पे करनी होगी, मतलब उनको उतना यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। Whereas the liability of कर्ता is unlimited, बट जो हेड ऑफ द फैमिली है जिसको हम लोगों ने कहा कर्ता, उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। बाकी जितने भी को पार्टनर्स है उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी। जितनी उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उतनी इनके पास लाइबिलिटी होगी। कंट्रोल की बात करते हैं, द एंटायर कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ कर्ता, क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली है, सारा काम इसी के हाथ में है, तो पूरा कंट्रोल भी किसके हाथ में होगा? सिर्फ कर्ता के हाथ में होगा। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द को पार्टनर, उसने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सारे लोगों को मानना यहाँ पे जरूरी है। जैसे फैमिली में होता है ना कि फादर ने जो डिसीजन लिया वो सबको मानने पड़ेंगे, ऐसे ही बिजनेस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता सब कुछ है, उसकी बात माननी पड़ेगी यहाँ पे सबको। कंटिन्यूटी की हम लोग बात करते हैं, HUF बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर मान लेते हैं कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली था उसकी डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस जो है यहाँ पे अभी कंटिन्यू रहने वाला है। एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर बिकम्स कर्ता, वहां पे उस पूरी की पूरी चेन में जो सबसे एल्डेस्ट होगा, जो सबसे बुजुर्ग होगा, एज वाइज सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उस बंदे को यहाँ पे अब कर्ता डिक्लेयर किया जाएगा।
Although the business can be closed down with mutual consent of the members, बट अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तो जितने भी को पार्टनर्स हैं उन सब से कंसेंट करके बातचीत करके इस बिजनेस को यहाँ पे बंद भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यही बिजनेस को एग्जिस्ट करा जाए या इसी बिजनेस को लेके चला जाए, इसका एग्जिस्टेंस खत्म करके एक नया बिजनेस भी लाया जा सकता है। माइनर मेंबर की अगर हम लोग बात करें यहाँ तो माइनर मेंबर कैन ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ बिजनेस। माइनर मेंबर जो है वो भी इस बिजनेस का मेंबर हो सकता है, वो बिलो 18 है तो भी यहां चलेगा। एज इन HUF मेंबरशिप इज बाय बर्थ, हमें ये पता है कि यहां पे मेंबरशिप लेने के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना होता है। अगर उस फैमिली में अगर उस बच्चे का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, तो उसको यहां पे हटाने वाला कोई नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे HUF के फायदे क्या है, मेरिट्स ऑफ HUF। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। क्यों? क्योंकि यहां पे सिंगल डिसीजन मेकर है विच इज नोन एज कर्ता। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर्ता के पास होगा क्योंकि उसको इस बिजनेस का सब कुछ पता होगा, प्लस माइनस क्या होता है ये सब पता होगा क्योंकि उसने बहुत सारे सीजन्स देखे होंगे इस बिजनेस से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कंट्रोल है वो एक बंदे के हाथ में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल कह सकते हैं। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, पुराने जमाने से जो बिजनेस चला रहे हैं आज भी वो बिजनेस को कंटिन्यूअसली यहां पे लेके चल रहे हैं। बट बेसिक रूल क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को फॉलो करना यहां जरूरी है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो करता है उसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, बट जो मेंबर्स है उसकी जो लाइबिलिटी है वो बहुत ही यहां पे दोस्तों लिमिटेड है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड द कॉपरेशन, साथ में रहेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे, दिन रात एक साथ में रहेंगे तो यहां पे जो कॉपरेशन है, जो कॉपरेट करते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। अलग अलग रहते तो यहां लड़ाई झगड़े होते, बट यहां साथ में रह रहे हैं इसीलिए यहां पे एक दूसरे को कॉपरेट करके चल रहे हैं। ब्रीफली हम लोग एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे। यहां पे इफेक्टिव कंट्रोल, द डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द कर्ता। सिंगल इंडिविजुअल है तो यहां पे लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग तो नहीं होने वाली। देयरफॉर द डिसीजंस आर क्विक एंड इट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पे ये बोल रहा है कि डिसीजन जो है वो जल्दी हो पाएंगे क्योंकि अकेले बंदे को ही लेना है, उसके पास कोई यहां पे अलग से सलाह देने नहीं आएगा, ना उसको कोई ज्ञान देने आएगा, इसीलिए वो डिसीजन यहां पे जल्दी ले पाएगा। दोस्तों अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल डिसीजन लेने वाला है। क्वारल बिटवीन द मेंबर्स, कोई बहस नहीं होगी और यहां पे डिसीजन जो है एज सून एज पॉसिबल यहां पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इफेक्टिव कंट्रोल। कंटिन्यूअस बिजनेस एग्जिस्टेंस की बात करें, द बिजनेस नेवर स्टॉप्स एज द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर मान लेते हैं कर्ता की किसी कारण से डेथ हो जाती है तो भी ये बिजनेस जो है वो दोस्तों यहां कंटिन्यू चलने वाला है। द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स हिज पोजीशन, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उस घर का जो सबसे बड़ा लड़का होगा वो यहां पे क्या लेगा, पूरा बिजनेस का चार्ज ले लेगा। अगर बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की तो को पार्टनर जो होते हैं जो कि इक्वल ओनरशिप रखते हैं कर्ता के साथ उसको बोलते हैं को पार्टनर्स। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब उन लोगों को जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है उसके अकॉर्डिंग उनकी यहां पे लाइबिलिटी बनेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी दोस्तों, यहां पे कर्ता की होगी। बात करते हैं हम लोग इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन की तो यहां पे HUF इज नॉट ओनली अ कमर्शियल यूनिट। HUF अपने आप में कमर्शियल यूनिट नहीं है क्योंकि एक बिजनेस का यूनिट है तो कहीं ना कहीं यहां पे इमोशनल टच भी एक दूसरे के साथ रहता है। बट इट्स ग्रोथ इज लिंक्ड विद द अचीवमेंट एंड प्राइड ऑफ द फैमिली। बट पूरा अगर मान लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली काम कर रहा है तो यहां पे उसकी प्राइड की बात आ जाती है, उसकी इज्जत की बात आ जाती है, इसीलिए पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस को चलाती है, एक दूसरे का साथ देती है, तभी तो सक्सेस अचीव हो पाती है यहां पे। देयरफॉर ऑल द मेंबर्स वर्क विद फुल्ली लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, एक दूसरे को बिल्कुल साथ में रख के एक दूसरे को कॉपरेट करके ही वो कंपनी, या हम लोग यहां पे कंपनी तो नहीं बोलेंगे, कंपनी आगे चल के बन सकती है मगर ये जो फैमिली बनी हुई है इसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश यहां पे करेंगे। बट अगर हम लोग बात करते हैं HUF की तो HUF की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, कहां तक के वो काम कर सकता है, हर जगह तो काम नहीं कर सकता क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो एक्ट लगा हुआ है उसमें इनकी कुछ लिमिटेशंस बताई गई है, उसको हम लोग समझेंगे कि इनके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है कर्ता की, मतलब सारा जो भी नुकसान हुआ वो भी कर्ता का
और अगर फायदा हो गया तो वो भी कर्ता का ऐसा माना जाता है। यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, और कर्ता जैसा बोलेगा वैसा मानना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे बोलते हैं लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, भाई जो पुराने जमाने से चला आ रहा है उसी को लेके चलेंगे, इसमें कुछ भी नया ये लोग यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पहले लिमिटेशन की। एचयूएफ ऑलवेज हैज अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक शॉप में धीरे धीरे करके जनरेशन बढ़ती चले जा रही है। अब दूसरी शॉप तो नहीं खरीदी उनने, बट अब क्या करें, तो उसी में इन्हीं के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। कीप ऑन इंक्रीजिंग बट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें लोग बढ़ते चले जाएंगे। देयरफॉर नो स्पेस फॉर एक्सपांशन एंड ऑफ द एडिशनल कैपिटल। नया पैसा आ सकता है, हाँ उसमें से पैसा कमा के और कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सपांशन की जो उम्मीद है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रहती है दोस्तों? यहाँ पे कर्ता की रहती है। कर्ता हैज टू सेल ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स if the assets of the business are not for sufficient to pay the liabilities of the business। अगर बिजनेस से कमाई हुई जितनी भी एसेट्स है उससे लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपने जो पर्सनल एसेट्स कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से खरीद रखी है उसको भी सेल ऑफ करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे एक काम हो सके कि भाई आपका बिजनेस ना कहीं बिक जाए। तो आपको बिजनेस में, जिसको हम लोग प्रोफेशन भी कह सकते हैं, प्रोफेशन में पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करके यहाँ पे लायबिलिटी को खत्म करना होगा। ये जिम्मेदारी होती है यहाँ पे कर्ता की। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ डोमिनेंस ऑफ द कर्ता की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छे खासी चीजें उसने यहाँ पे जोड़ रखी है, अपने बिजनेस को अभी तक के बढ़ाया है, तो यहाँ पे डोमिनेंस तो बनना चाहिए भाई कर्ता का। करता इंडिविजुअली मैनेजर एंड कंट्रोल द होल बिजनेस। वो खुद मैनेजर भी है और वो कंट्रोल भी करता है बिजनेस को। ही हैज द होल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग डिसीजन। उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उस बिजनेस को पूरा क्या करेगा भैया, डिसीजन मेकिंग करेगा। कोई भी उसको यहाँ पे एडवाइस देने नहीं आएगा। दिस माइट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एज समटाइम्स। कभी कभी उनके डिसीजन सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी टाइम द डिसीजन आर राइट, इट इज नॉट एट ऑल ट्रू। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो अब कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कहीं ना कहीं बनता है, हिज डिसीजंस में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द अदर मेंबर्स। को पार्टनर जो है उसके डिसीजन को यहां पे एक्सेप्ट ना करे, ये भी एक यहां पे पॉसिबिलिटी है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जो करते आ रहे हैं वैसा का वैसा ही चलने देंगे। यहां पे देखा होगा कि पुराने जो भी सेठ लोग हुआ करते थे उनका आज वर्किंग स्टाइल वही तरीके का है, आज वही ड्रेसिंग सेंस है, उसमें कोई बहुत ज्यादा यहां चेंज नहीं किया गया है। कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड। कर्ता जो है हर फील्ड में एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी हो, सेल्स स्ट्रेटजी अच्छी हो, बट अकाउंटिंग स्ट्रेटजी जो खराब हो, फाइनेंशियल स्टेटस अगर उसको मेंटेन करने की बात करें तो वो खराब हो, तो हर एक एस्पेक्ट में वो 100% हो ऐसा यहां पे जरूरी नहीं है। टू मैनेज बिजनेस रिजल्ट इन लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन तो रहता है यहां पे। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किस तरीके से यहां पे काम कर रही है। और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रही है मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।